हेलो विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सत्ता यानी अथॉरिटी। और सत्ता जिसके कि प्रमुख घटक हैं शक्ति और वैधता। क्योंकि जो शक्ति जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था आदि जो कायम रहती है, तो वो शक्ति तभी प्रभावशाली होती है जब वो वैधता के साथ जुड़कर सत्ता या आधिकारिक सत्ता का रूप धारण करती है। क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही जो शक्ति है वो अभिमुख की जाती है या जारी की जाती है। तो इस प्रकार से जो शक्ति है और वैधता है वो दोनों सत्ता के प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो आज हम सत्ता के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति, सत्ता के जो स्रोत हैं, उसके ऊपर क्या क्या सीमाएं आरोपित हो सकती हैं, इन सब की चर्चा हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सत्ता, यदि हम इसको एक सामान्य अर्थों में समझें तो किसी व्यक्ति संस्था का एक ऐसा गुण या क्षमता है जिसे उसे सही मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। और उसका निर्देशों का पालन कब किया जाता है? जब सत्ता के साथ उसके प्रमुख दोनों घटक जुड़े हुए होते हैं, अर्थात शक्ति और वैधता। वैधता एक ऐसा उपकरण है जो सत्ता को अनवरत रूप में स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि वैधता के माध्यम से ही सत्ता को समर्थन समय समय पर मिलता रहता है। यानी सत्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाएं उनकी औचित्य पूर्णता तभी सिद्ध होती है जब उसे वैधता प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से शासन के जो अंग हैं, औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तो नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, उनका समन्वय, अनुशासन आदि जो राजनीतिक प्रक्रिया हैं वो सत्ता के आधार पर ही संभव हो पाती हैं, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, अधिनिर्णय किया जाता है, उन्हीं के आधार पर अनुशासन बनाए जाता है। तो अपने सभी रूपों में जो सत्ता है, शक्ति, वैधता, प्रभाव, नेतृत्व से जुड़ी हुई होती है। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो जो हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने बोला कि जो सत्ता है वो आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। जो बायस्टेड है, उन्होंने बताया कि जो सत्ता है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं में कोई शक्ति नहीं है। तो एक प्रकार का ऐसे संस्थात्मक अधिकार जिसके माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो संस्था होती है सत्ता। तो इस प्रकार सत्ता में जो औपचारिक पक्ष है अर्थात जो कानूनी पक्ष है, उसके साथ साथ आदेश पालन का आधार जो कि सहमति पर आधारित होता है। तो अतः सत्ता वैधता एवं उचितता से दूसरों के व्यवहार को अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का एक साधन होता है। तो इसी प्रकार सत्ता के दो पक्ष हैं, एक तो निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति। यानी सत्ता वो मानी जाएगी जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी और आदेश देने की शक्ति होगी। और दूसरा, उस शक्ति को जो प्राप्त जो अधीनस्थ हैं उनकी सहमति भी जरूरी होगी। तो ये दो पक्ष हैं, क्योंकि जब तक सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वो सत्ता क्या मानी आधिकारिक रूप से नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो भी सत्ता है वो हमेशा अपने अधीनस्थों के लिए हमेशा उचित व्यवहार करेगी, उनके हितों के अनुकूल ही कार्य करेगी, और उसी आधार पे जो अधीनस्थ हैं उनको अधीनस्थ है जो सत्ता को बार बार सहमति अर्थात वैधता प्राप्त करते रहेंगे। तो इन दो पक्षों के आधार पर ही जो सत्ता है वो अपना आधिकारिक रूप धारण करती है और अपने पद पर बनी रहती है। अब यदि हम इसके स्रोत या प्रकार के बारे में देखें तो जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उन्होंने सत्ता एवं औचित्य पूर्णता के परस्पर घनिष्ठ संबंधों के आधार पर सत्ता के जो स्रोत हैं एवं उनके प्रकारों का वर्णन किया है। तो उसी आधार पर जो पहला प्रकार है वो है परंपरागत, अर्थात परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इसमें क्या होता है कि जो अधीनस्थ हैं वो मात्र सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन, परंपराओं की प्रतीक
या विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं। अर्थात इस प्रकार का संबंध केवल हमें राजतंत्र में देखने को मिलता है, जिसमें जो राजा होता है वो स्वामी होता है और जो उसकी प्रजा होती है यानी जो अधीनस्थ हैं वो सेवक मात्र होते हैं। और वहाँ मान्य जो भी परंपराएं हैं उनको सही मानकर केवल उनको यह सिखाया जाता है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको इसका पालन करना होता है। तो एक तो सत्ता का ये रूप होता है जो कि परंपरागत कहलाता है। दूसरा होता है बौद्धिक तर्क संगत सत्ता अथवा नौकरशाही सत्ता। तो ये जो सत्ता है वह संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए जो पद हैं उनसे प्राप्त होती है। जैसे भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के सदस्य जब होते हैं वो अपना एक नेता निर्वाचित करते हैं, यानी वहाँ सदन का नेता जो कि पीएम पद वो मिलकर उसको चुनते हैं। तो यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार माना जाता है। ऐसे नहीं कि भाई एक ने शासन कर लिया फिर उसके जो भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं या पूर्व में जो वंशज अनवरत रूप से किसी पद पर चलते रहते हैं, ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिलता। ऐसा परंपरागत सत्ता में देखने को मिलता है। बौद्धिक तर्क संगत सत्ता के अंतर्गत जो व्यक्ति योग्य है और पद पे चुने जाने के लिए योग्य है वही यहाँ सत्ता को धारण करता है। जिस प्रकार से नौकरशाही जिसमें स्पष्ट एक प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले एक परीक्षा देनी होती है, फिर ट्रेनिंग करनी होती है, तो इस आधार पर जो व्यक्ति है वो योग्य होता है वही व्यक्ति इसके लिए चुना जाता है। तीसवीं जो शक्ति है वो सत्ता है जो उन्होंने बताई है करिश्मात्मक सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ के आदेशों को न्याय संगत मानकर चलते हैं और उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव करिश्माई सत्ता का आधार बनता है। कि मतलब जो भी जिसके पास सत्ता है उसमें कुछ ऐसे ही करिश्माई नेतृत्व के गुण या क्षमता होती है जिनको उसके जो अधीनस्थ हैं वो उसके द्वारा जारी किए जो भी आदेश हैं उनको हमेशा न्याय संगत मानते हैं। तो इसमें उनकी जो पर्सनैलिटी है यानी जो व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो प्रमुख आधार बनता है, जिसको हम करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। तो इसमें जो अधीनस्थ हैं वो अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के आदर्शवादी जो व्यक्तित्व है उसके कारण उसके आदर्शों का पालन वो करते रहते हैं। तो तानाशाही के उदाहरण में या तानाशाही सत्ता के उदाहरण में हमें यह अधिकांशतः देखने को मिलता है। इनके अलावा अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे सरकार के परंपरागत अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और क्षेत्र के आधार पर देखें तो राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, और संवैधानिक दृष्टि से हम यदि सत्ता के प्रकारों को वितरण करें तो जैसे संवैधानिक कानून और साधारण कानून। तो ये सत्ता के स्रोत या प्रकार थे जहाँ से हम यह पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सत्ता कैसे किसी व्यक्ति में या किसी संस्था में निहित होती है। अब सत्ता पालन के जो यदि हम आधारों को देखें तो मूल आधार तो इसका क्या है, औचित्य पूर्णता। क्योंकि सत्ता पर कोई व्यक्ति तभी तक काबिज रह सकता है जब उसको अनवरत रूप से औचित्य पूर्णता या वैधता प्राप्त होती रहती है। यहाँ इसका दूसरे अर्थों में यदि हम समझें तो जो समर्थन है उसको जब तक जो उसके अधीनस्थ हैं या वहाँ के जो भी नागरिक प्रजा है वो तब तक उनको समर्थन देती रहेगी और वो समर्थन इसी आधार पे देगी कि उसके द्वारा लिए गए जो भी आदेश हैं वो सब उनके हितों के अनुकूल हैं और उसी आधार पर उसको समर्थन या औचित्यपूर्णता मिलती रहती है। तो इस आधार पे जो सबसे पहला प्रमुख आधार है वो है विश्वास, जो कि सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। दूसरा है एक रूपता, जिसमें विचारों आदर्शों की एक रूपता और एवं जो अधीनस्थ हैं और एवं जो नेतृत्व गुण हैं उनकी आपसी समझ को यह विकसित करती है। यानी एक समान विचार के लोगों में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तीसरा है दबाव, यानी इसके अंतर्गत जो शक्ति है या जो बल है या जो बाध्यकारी शक्ति है वो इसमें पालन का प्रमुख आधार माना जाता है। चौथा है वैधानिकता, जैसे संगठन में जो पदसोपानिक जो व्यवस्था है या पदसोपानिक जो क्रम है जिसमें वरिष्ठ में से लेकर निम्न तक सत्ता का पालन किया जाता है। यानी हायरार्की जो सिस्टम है जिसमें सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है वैधानिकता के आधार पर वो अपने नीचे के स्तर पे
क्रम वाइज लोगों को जो भी निर्देश जारी करता है वो उसको उनको मानना पड़ता है। अब सत्ता आधिकारिक रूप में ही बनी रहे, कोई ऐसे शक्ति धारण करके नग्न रूप में या तानाशाही रूप में देखने को नहीं मिले, तो सत्ता पे कुछ सीमाएं भी आरोपित की जा सकती हैं। तो वो सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे पहला कि जिससे कि वो अपना मनचाहा प्रयोग या मनमाना प्रयोग नहीं कर सके। तो यदि हम सीमाओं को देखें तो पहला प्राकृतिक सीमा, तो इसके अंतर्गत किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने नागरिकों के जीवन या जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार है, समानता है, उनसे वंचित वो करें। तो सत्ता की प्रथम एवं प्राकृतिक एवं अनिवार्य सीमा है वो है प्राकृतिक सीमा। दूसरा, नैतिक एवं धार्मिक विश्वास, इनके प्रतिकूल यदि सत्ता कोई आदेश देती है तो तब उसके आदेशों का पालन करवाना कठिन हो जाता है। जैसे मंदिरों के बंद करना, टाइम की पाबंदी लगाना, पूजा बंद करना, यानी धर्म या आस्था के विपरीत कोई भी सत्ता कोई आदेश दे जो कि जनहितों के प्रतिकूल हो, तो वहाँ सत्ता की जो आदेश है उनको मनवाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तीसरा, संस्कृति से रहन सहन, कला या उनके धर्म में हस्तक्षेप करना। तो इस प्रकार से सत्ता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो कि लोगों के हितों के प्रतिकूल हो। अगला, संविधान एवं नियम, जैसे संविधान राज सत्ता एवं कानून नियमों का जो अंतिम स्रोत होता है, तो सत्ता यदि उसका अतिक्रमण करे तो भी सत्ता के आदेशों को पालन करवाना कठिन हो जाता है। जैसा जब भी जो हमारी सत्ता है, ये जो सरकार है, व्यवस्थापिका है, उसने हमारा जो मूल संविधान है या जो सबसे कानूनों के ऊपर जो संविधान है यानी भारतीय संविधान है, एक उदाहरण के रूप में हम यदि इसको समझें, तो उसने जब उस पर कोई उस पर वो अतिक्रमण करने की कोशिश की तो तब न्यायपालिका ने आकर हमारे संविधान के संरक्षण का कार्य किया है। तो एक तरीके से संविधान और नियमों के माध्यम से भी सत्ता पर सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं कानून, जैसे यूएनओ, IMF है, WTO है, तो यद्यपि इन्हें कोई बाध्यकारी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य सत्ता द्वारा जो मनमाने रूप से जो कोई कार्य किया जाए तो इनके नियम कायदे हैं, उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो हम विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से सत्ता का जो प्रयोग है और जो परिपालन है वो मनमाने रूप में नहीं हो, तो उस दृष्टि से, और वो अपनी सीमाओं में रहकर रहे और कानूनी रूप से अपना कार्य करे, तो इस रूप में उस पर ये सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमने सत्ता के अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और जो उसकी सीमाएं हैं और उसके पालन के जो आधार हैं, उन सब के ऊपर चर्चा की। क्योंकि जो सत्ता है वो प्रमुख आधार है जिसके माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है और समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके, जिसके लिए वैधता एक अनिवार्य घटक के रूप में माना जाता है। तो शक्ति के बारे में हमने पिछली सेशन में चर्चा की और आज हमने सत्ता के ऊपर चर्चा की। अगले सेशन में हम वैधता के ऊपर चर्चा करके इन तीनों का आपस में अंतर संबंध में या इन तीनों में एकता स्थापित करेंगे। तो ये आपका आज सत्ता का टॉपिक हो गया। धन्यवाद।